नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को लोकसभा में शुरू होगी चर्चा। इस दिन पीएम मोदी दे सकते हैं जवाब। नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगा जातीय जनगणना, रोक की अर्जी खारिज। शरद पवार ने इंडिया के नेताओं के अनुरोध को किया अनसुना, पुणे में मोदी के साथ एक ही मंच पर दिखे। OMG2 को मिला ए सर्टिफिकेट, सेंसर बोर्ड ने नहीं लगाया कोई कट, अक्षय कुमार का किरदार बदलने समेत दिए 25 सुझाव। सरकार ने जुलाई में जीएसटी से 1.65 लाख करोड़ जुटाए, ये पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। जून में 1.61 करोड़ रुपए हुआ था कलेक्शन। काश विक्रम भी शादी में शामिल हो पाता। शहीद विक्रम बत्रा के भाई बोले, सिद्धार्थ कियारा की शादी देख विक्रम डिंपल की याद आई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा कोई नियम या परंपरा नहीं है जो अविश्वास पत्र को सदन में तत्काल चर्चा के लिए लेने को अनिवार्य बनाता है। सरकार का कहना है कि नियमानुसार प्रस्ताव लाए जाने के 10 कामकाजी दिवस में उसे चर्चा के लिए जाना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 8 से 10 अगस्त तक होगी और चर्चा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब देने की संभावना है। इस आशय का निर्णय लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया। इसका विपक्षी दल के गठबंधन इंडिया और भारत राष्ट्र समिति ने बहिष्कार किया। इन विपक्षी दलों की मांग है कि प्रस्ताव कर तत्काल चर्चा शुरू हो। विपक्षी दलों के सदस्य इस दौरान सरकार द्वारा विधायी एजेंडा को आगे बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कोई नियम या परंपरा नहीं है जो अविश्वास प्रस्ताव को सदन में तत्काल चर्चा के लिए लेने को अनिवार्य बनाता है। सरकार का कहना है कि नियम अनुसार प्रस्ताव लाए जाने के 10 कामकाजी दिवस में उसे चर्चा के लिए लिया जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया था। उन्होंने उस दिन कहा था कि सभी दलों के नेताओं से बात करके और नियमों पर विचार करके प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय करेंगे। ये दूसरा मौका है जब मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। इससे पहले जुलाई 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन के सिर्फ 126 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसद ने मत दिया था। इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य पहले ही तय है, क्योंकि संख्या बल स्पष्ट रूप से बीजेपी की पक्ष में है और निचले सदन में विपक्षी समूह के 150 से कम सदस्य हैं। हालांकि विपक्षी दलों की दलील है कि वे चर्चा के दौरान मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए धारणा से जुड़ी लड़ाई में सरकार को मात देने में सफल रहेंगे। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है और पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दी है। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग अर्जी खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने बताया कि पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने 4 मई को जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई है। मामले में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्र की अध्यक्षता वाली पीठ का फैसला आने के बाद अदालत के बिहार पत्रकारों से मुखातिब याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दीनू कुमार ने बताया पीठ ने खाली अदालत में कहा कि वह सभी याचिकाओं को खारिज कर रही है।
उन्होंने कहा, अभी हमें इस आदेश की प्रीति प्राप्त नहीं हुई, फैसला देखने के बाद ही हम कुछ और कह सकेंगे। बेशक फैसले का तात्पर्य ये है कि राज्य सरकार सर्वेक्षण कर सकती है, हालांकि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बता दें कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को पास कराया था। हालांकि केंद्र सरकार जातीय जनगणना के विरोध में और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर पहले ही साफ कर चुकी है कि जाति आधारित जनगणना और नहीं कराई जाएगी। इसके बाद इस साल जनवरी में बिहार में जातीय जनगणना के पहले चरण की शुरुआत की गई थी, जबकि दूसरा चरण अप्रैल में शुरू हुआ। दूसरा चरण शुरू होने के बाद पटना हाई कोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जाति आधारित गणना पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। इंडिया के सदस्यों का मानना है कि ऐसे वक्त में जब भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर एक मोर्चा बनाया जा रहा है, तो पवार का इस कार्यक्रम में शामिल होना विपक्ष के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार समारोह में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के साथ मंच साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में पवार शामिल हुए। प्रधानमंत्री को उनके सर्वोच्च नेतृत्व और नागरिकों और देशभक्त की भावना जगाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पवार ने मोदी के साथ मंच साझा न करने की विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। इंडिया के सदस्यों का मानना है कि ऐसे वक्त में जब भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर एक मोर्चा बनाया जा रहा है, तो पवार का इस कार्यक्रम में शामिल होना विपक्ष के लिए अच्छा नहीं होगा। पवार ने उन सांसदों से मुलाकात नहीं की थी जो उन्हें इस समारोह में शामिल न होने के लिए मनाना चाहते थे। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ये पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्य तिथि पर दिया जाता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित होने पर पीएम मोदी ने कहा, ये मेरे लिए एक यादगार पल है। उन्होंने कहा, मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना को दान करने का एक फैसला किया है। ये मेरा पुरस्कार देश के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करना चाहता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी में लोकमान्य तिलक की भूमिका, उनके योगदान को चंद घंटों में शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। कुछ सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता बाबा हदवा के प्रदर्शन की अगुवाई की तथा प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए। विपक्षी गठबंधन के सदस्य ने डगरू शेठ हलवाई गणेश मंदिर से करीब 300 मीटर दूर मंडई में प्रदर्शन किया। मोदी ने पुणे पहुंचने के बाद इस मंदिर में पूजा अर्चना की। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव, बाला साहेब ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार गुट और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने प्रदर्शन में भाग लिया। अक्षय कुमार की स्टार्टर फिल्म OMG 2 को सेंसर बोर्ड ने एक सर्टिफिकेट दिया है। हालांकि बोर्ड ने फिल्म में कोई कट नहीं लगाया है, पर इसमें 25 बदलाव करने का सुझाव जरूर दिया है। इन बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अक्षय को शिव नहीं बल्कि शिव भक्त के किरदार में दिखाया जाए। एक दिन पहले ही सोमवार को सेंसर बोर्ड ने फिल्म के ट्रेलर को UA सर्टिफिकेट दिया था। इसके साथ ही अब ट्रेलर और फिल्म दोनों ही रिलीज का रास्ता साफ हो गया। अक्षय कुमार के किरदार को भगवान शिव नहीं बल्कि शिव के भक्त के रूप में पेश किया जाए। स्क्रीन पर जो भी वल्गर और न्यूड सीन है उन्हें हटा दिया जाए। इसमें नागा साधुओं के विजुअल भी शामिल है। स्कूल के नाम को बदलकर सबोदय किया जाए। शिव जी के लिंग, अश्लीलता, श्री गीता, अर्थ, वेद, गोपियां और रासलीला समेत कई शब्दों को डिलीट किया जाए। कई डायलॉग्स में भी बदलाव किया जाए। जो भी कलाकार भगवान या उनके भक्त को किरदार निभा रहे हैं उनको नहाते हुए दिखाने वाला सीन हटाया जाए। कोर्ट में सेल्फी खींचते जज के सीन में बदलाव किया जाए। कहा जा रहा है कि मेकर्स फिल्म में बोर्ड द्वारा सुझाए गए 25 में से 14 बदलाव करने के लिए सहमत है। हालांकि अगर मेकर्स बाकी बदलाव नहीं करना चाहते, इसके लिए भी मेकर्स को बोर्ड को कन्विंस करना होगा। इसी के साथ ये भी तय किया जाता है कि फिल्म 11 अगस्त को सनी देओल स्टार्टर गदर 2 के साथ ही रिलीज होगी। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 36 मिनट तक का होगा। बोर्ड की
क्लियरेंस के लिए काफी वक्त से अटकी इस फिल्म का प्रमोशन भी काफी प्रभावित हुआ है। फिल्म की कहानी मंदिरों के शहर उज्जैन में रहने वाले भगवान शिव की परम भक्त कांति शरण के इर्द गिर्द बुनी गई है। जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भगवान कांति के सामने प्रकट होते हैं और उसके जीवन में आने वाली चुनौतियों को हल करने में मदद करते हैं। सेक्स एजुकेशन जैसे बोल्ड सब्जेक्ट पर बेस्ड इस फिल्म में अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म 2012 में रिलीज परेश रावल और अक्षय कुमार स्टार OMG का सीक्वल है। इस फिल्म में अक्षय ने श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से सरकार ने जुलाई 2023 में 1,65,105 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसमें सालाना आधार पर 11% की ग्रोथ हुई थी। जुलाई 2022 से 1,48,995 करोड़ रुपए रहा था। जुलाई में लगातार 5वीं बार ऐसा है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ से ऊपर गया है। इससे पहले जून में ये 1,61,497 करोड़ का रहा था। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा GST कलेक्शन अप्रैल 2023 में था, जब ये आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। इसके अलावा लगातार 17 महीने से देश का GST कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। जुलाई 2023 में GST कलेक्शन के लिहाजे से टॉप 5 राज्य में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में GST कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 18% बढ़ाकर 26,064 करोड़ रहा है। इस लिस्ट में कर्नाटक 11,505 करोड़ के कलेक्शन के साथ दूसरे और तमिलनाडु 1,022 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ तीसरे नंबर पर है। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैरायटी ऑफ प्रीवियर इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स, परचेस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% की 4 स्लैब है। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा कियारा सिद्धार्थ की शादी में शामिल हुए थे। विशाल उस वक्त काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। विशाल के मन में उस वक्त यही चल रहा था कि काश उनके भाई विक्रम और डिंपल भी ऐसे ही शादी के बंधन में बंधे होते। विशाल के मुताबिक रियल लाइफ में विक्रम को ये मौका नहीं मिला, लेकिन रियल लाइफ में विक्रम के सिर पर शहरा देख उन्हें काफी खुशी हुई। बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म शेरशाह में विक्रम बत्रा का रोल निभाया था। वहीं कियारा आडवाणी ने विक्रम की गर्लफ्रेंड डिंपल का रोल किया था। रियल लाइफ में विक्रम और डिंपल की शादी नहीं हो पाई थी। विशाल ने बरखा दत्त से बात करते हुए कहा कि सिद्धार्थ बहुत प्यारे हैं, ईमानदार हैं और नेक दिल इंसान हैं। 24 दिसंबर 2016 को मैं और मेरे पिता पहली बार सिद्धार्थ से मिले थे। मैं सिद्धार्थ और कियारा की शादी से काफी खुश था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन दोनों की लव स्टोरी तब शुरू हुई थी जब वे पालनपुर में शूट करने आए थे। मैं सिद्धार्थ और कियारा से हमेशा मिलता था। वे दोनों पालनपुर में हमारे घर आए थे। उन्होंने हमारे माता पिता का आशीर्वाद भी लिया। उस वक्त लगा कि वे दोनों काफी ज्यादा प्यारे हैं। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिख रहा था। विशाल ने सिद्धार्थ कियारा की शादी में शामिल होने का वाक्य भी शेयर किया है। उन्होंने कहा, जब मैं उनकी शादी में शामिल हुआ तो मन में एक सवाल उठ रहा था। सोच रहा था कि काश मैं विक्रम की शादी में भी ऐसे ही शामिल हो पाता। काश डिंपल का सपना पूरा होता। खैर, उनके भाग्य में साथ रहना नहीं लिखा था। चलो, रियल विक्रम ना सही, लेकिन रियल विक्रम की तो शादी हो रही थी। मैं उन दोनों के लिए काफी खुश था। विशाल ने ये भी कहा कि विक्रम की दुनिया छोड़ने के बाद डिंपल ने कभी शादी नहीं की। विशाल ने कहा, डिंपल एक टीचर के रूप में काम करती है। जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो घर बसाने के लिए कहता हूँ। हालांकि वो विक्रम को याद करके जिंदगी जीना चाहती है। वो बिना शादी के ही खुश है। उसने फिलहाल कुछ सरकारी क्लब्स ज्वाइन कर लिया है। उनके साथ ही वो ट्रैवलिंग वगैरह करती रहती है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।